हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी साक्षी। कैसे हैं आप सब लोग। हम हमारा चैप्टर पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो इसमें हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था। हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर को हमने डिफरेंट डिफरेंट उसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं हमने वो स्टडी किया था। हमने 4 वर्ल्ड्स के बारे में भी स्टडी किया था, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। उसके बाद हम गैमीटोजेनेसिस पढ़ रहे थे, जिसमें हम स्टेमेन का स्ट्रक्चर देख रहे थे, है ना, एंथर एंड द फिलामेंट, जिसमें सारा का सारा प्रोसेस जो था, जो मेन इवेंट्स जो हैं वो एक्चुअली एंथर में देखने मिलते हैं, है ना। तो एंथर का हमने स्ट्रक्चर देखा था। माइक्रोस्पोरेंजियम होता है जिसके अंदर, है ना, 4 सेक्स देखने मिले थे जिनके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम था। और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही बेसिकली सारी प्रोसेस होती है जहाँ से पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन होता है। तो हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। हमने कंप्लीट कर लिया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तक, है ना, जहाँ पर स्पोरोजीनस सेल्स जो है बेसिकली वो माइक्रोस्पोर्स बना रही थी, है ना। तो अब हम आज के लेक्चर में इसके आगे का पार्ट कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार रिकैप दे देती हूँ व्हाट एवर वी हैव लर्नड अबाउट द एंथर। ठीक है, तो क्या देखने मिला था हमें, मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन था बेसिकली फ्लावर में, वो क्या था, स्टेमेन। यस, तो स्टेमेन था। अब स्टेमिन के अंदर बेसिकली क्या था, स्टेमिन के अंदर जो बेसिकली जो मेन जो पार्ट है वो एंथर था, है ना। एंथर और फिलामेंट दोनों थे, बट फिलामेंट को उतना ज़्यादा यूज़ नहीं था। जो सारा का सारा प्रोसेस है वो एंथर में छुपा हुआ था। तो एंथर, अब एंथर के अंदर भी जो आपको 4 सेक्स देखने मिले थे, हॉलो सेक्स, उनके अंदर क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम, दैट मीन्स 4 माइक्रोस्पोरेंजिया थे, है ना। तो माइक्रोस्पोरेंजिया लिख दूंगी, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया की बात क्या था, उन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू थे, है ना। तो स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है। अब टिश्यू आपको पता है किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं, एग्रीगेशन ऑफ अ सेल्स। तो स्पोरोजीनस टिश्यू बने हुए थे स्पोरोजीनस सेल से, है ना। तो स्पोरोजीनस, मैं शॉर्ट में लिख दूंगी स्पोरोजीनस सेल्स, ठीक है, स्पोरोजीनस सेल्स। अब यहाँ क्या हो रहा है, स्पोरोजीनस सेल से बेसिकली स्पोरोजीनस सेल्स जो है वो डिफरेंशिएट हो रही हैं और वो क्या बना रही हैं, मायोसाइट्स। यस, मायोसाइट्स बना रही हैं, डिफरेंशिएट हो गई। आफ्टर दैट मायोसाइट्स विल अंडरगो मियोसिस, और मियोसिस के बाद मायोसाइट्स क्या बनाएंगी, यस, 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड, 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड हैं ये डिसोशिएट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, देन ये फॉर्म करेंगे माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स बन गए। अब यहीं पर ही माइक्रोस्पोर्स से ही पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि कैसे स्पोरोजीनस सेल से बेसिकली माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है ना। ये सारी प्रोसेस थी जिसमें मायोसाइट्स, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स एंड देन माइक्रोस्पोर्स बन रहे थे। इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे थे, वी वर कॉलिंग दैट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब स्पोरोजीनस सेल से माइक्रोस्पोर्स का बनना, ठीक है, उसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर मदर सेल कौन थी, दैट मीन्स माइक्रोस्पोर को बनाने वाली मदर सेल, यस, स्पोरोजीनस सेल्स विच इज द मदर ऑफ द माइक्रोस्पोर, ठीक है। तो स्पोरोजीनस सेल्स आर नोन एज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, माइक्रोस्पोर से कैसे पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो अब हम उसको देख लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो अब हम देखते हैं माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन, ठीक है। तो होता क्या है, दिस इज अ सेल जहाँ पर सबसे पहले होता है माइक्रोस्पोर का एक्सपेंशन, है ना। माइक्रोस्पोर जो है अपनी साइज को इंक्रीज करता है, राइट। तो सबसे पहले एक्सपेंशन हो रहा है माइक्रोस्पोर्स का, एक्सपेंशन ऑफ व्हाट, माइक्रोस्पोर्स। देन क्या होगा, अब माइक्रोस्पोर एक्सपेंड कर रहे हैं, आपको यहाँ पर वैक्यूल का भी फॉर्मेशन देखने मिलेगा, है ना। तो वैक्यूल भी आ गया, फॉर्मेशन ऑफ, आई मीन फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल। अब होता क्या है, क्योंकि वैक्यूल आ गया है सेल के अंदर, माइक्रोस्पोर के अंदर, दैट मीन्स जो न्यूक्लियस बेसिकली यहाँ पर था सेंटर वाली पोजीशन में, अब ये सेंटर से हट के थोड़ा साइड में आ गया है ना, साइड में आ गया है, सेंटर में नहीं है। तो जो सेंटर में नहीं है तो इस पोजीशन को क्या कहते हैं, एसेंट्रिक, एसेंट्रिक पोजीशन पे है अगेंस्ट द माइक्रोस्पोर वॉल, है ना। ये माइक्रोस्पोर की वॉल है, तो यहाँ पर कुछ आपको ये देखने मिलेगा वॉल के पास, और
सेंटर से हटके। तो न्यूक्लियस कहाँ आ गया? नाउ न्यूक्लियस इज इन एसेंट्रिक पोजीशन एंड अगेंस्ट द माइक्रोस्पोर वॉल। ठीक है, माइक्रोस्पोर वॉल। ठीक है, तो होता क्या है, अब ये माइक्रोस्पोर वॉल की तरफ ये जो है न्यूक्लियस आ गया है, तो साइडलाइन हो गया है थोड़ा, है ना, क्योंकि वो जो स्पेस है वैक्यूल ने ऑक्यूपाई कर लिया। अब ये न्यूक्लियस क्या करेगा? माइटोसिस शो करेगा, है ना। माइटोसिस शो करता है तो ऑफकोर्स वी नो 2 सेल का प्रोडक्शन हो जाएगा। व्हाट आर दोस 2 सेल्स? अब यहाँ पर हो रहा है माइटोसिस का प्रोसेस यहाँ पर। इसके बाद ये जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होके 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। व्हाट आर दोस 2 सेल्स? वन इज वेजिटेटिव सेल, द अदर इज जेनरेटिव सेल, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था? माइटोसिस हो रहा है ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस का माइटोसिस हो रहा है। अब न्यूक्लियस का माइटोसिस हो रहा है तो न्यूक्लियस के माइटोसिस के बाद 2 सेल फॉर्मेशन हो गया। 2 सेल फॉर्मेशन देखने मिला। अब वो कौन सी 2 सेल है? तो सबसे पहली जो है वो जो आपको बड़ी सेल दिख रही है ना ऊपर, दिस इज वेजिटेटिव सेल। ठीक है, एक है वेजिटेटिव सेल, दूसरी है जो छोटी है ये यहाँ पर, ये कौन सी सेल है? यस, दिस इज जेनरेटिव सेल। ठीक, अब आपको देखने मिलेगा कि ये जो वेजिटेटिव सेल है, आपने देखा बड़ी है साइज में, जेनरेटिव सेल छोटी है साइज में। तो क्या होता है, ये वेजिटेटिव सेल जेनरेटिव सेल को खा जाती है, नॉट एक्चुअली खा जाती है बट इंगल्फ कर लेती है बेसिकली। इंगल्फ करने के बाद क्या होता है, ये वेजिटेटिव सेल के अंदर ही बेसिकली ये जेनरेटिव सेल अंदर आ जाती है। दैट मीन्स बाहर वेजिटेटिव सेल है, उसी के अंदर जेनरेटिव सेल है छोटी सी, है ना। तो ये एक सेल के अंदर दूसरी सेल है। कितनी सेल स्टेज है ये? 2 सेल स्टेज, है ना। तो क्या पॉइंट होगा? नेक्स्ट पॉइंट इज वेजिटेटिव सेल इंगल्फ्स व्हाट? क्या इंगल्फ कर लेती है? जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल। ठीक है, उसके बाद आपको देखने मिलेगा कि इंगल्फ करने के बाद ये जो है सेल विद इन अ सेल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सेल विद इन अ सेल स्ट्रक्चर, ये मैं ऊपर लिख देती हूँ इसको रब करके, 7th पॉइंट। ठीक है, कौन सा प्रोसेस है ये? सेल विद इन अ सेल प्रोसेस, आई मीन सेल विद इन अ सेल स्ट्रक्चर। क्यों सेल विद इन अ सेल स्ट्रक्चर है? क्योंकि यहाँ पर वेजिटेटिव सेल ने जेनरेटिव सेल को इनगल्फ कर लिया है। दैट मीन्स जेनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के अंदर है, सेल विद इन अ सेल स्ट्रक्चर। 2 सेल स्टेज है ये, 2 सेल स्टेज है ये। ठीक है, तो ये चूंकि 2 सेल वाली स्टेज है, तो क्या होता है बेसिकली यहाँ पर 60% जो है पोलन ग्रेन्स शेड हो जाते हैं इसी स्टेज पे, है ना। तो 60% पोलन ग्रेन्स शेड एट दिस स्टेज। ठीक है, इसी स्टेज पर शेड हो जाएंगे। ठीक है, अब व्हाट अबाउट दोस 40% ऑफ द पोलन ग्रेन्स? वो क्या करते हैं? तो देखो उन्हें देखते हैं क्या होता है। मैं यहाँ पर रब कर देती हूँ अगेन। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ पर ये जो 60% ऑलरेडी शेड हो चुके पोलन ग्रेन, व्हाट अबाउट दोस 40%? अब ये क्या होता है, जेनरेटिव सेल जो है वेजिटेटिव सेल के अंदर है अभी, तो ये जेनरेटिव सेल जो 2 सेल स्टेज पे है, ये जेनरेटिव सेल यहाँ पर माइटोसिस शो करेगी, राइट। अब माइटोसिस शो करने के बाद क्या होगा, पहले लिख देते हैं, जेनरेटिव सेल शोज माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस शो कर, अब माइटोसिस शो करिए, वी नो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, है ना, 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। यस, तो दो स्पर्म सेल्स फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, है ना, 2 स्पर्म सेल्स फॉर्मेशन। ठीक है, 2 स्पर्म सेल्स फॉर्मेशन हो रहा है। दैट मीन्स अब क्या हुआ, वेजिटेटिव सेल थी, समझने की कोशिश करो, वेजिटेटिव सेल थी, उसके अंदर जेनरेटिव सेल थी, वो 2 सेल स्टेज था। अब क्या हुआ, वो जेनरेटिव सेल ने माइटोसिस शो किया। दैट मीन्स 2 स्पर्म सेल्स में वो डिवाइड हो गई। क्या आप जेनरेटिव सेल बची? नहीं बची, वो ऑलरेडी डिवाइड होके माइटोसिस करके 2 स्पर्म सेल्स में डिवाइड हो गई। दैट मीन्स अब आपको क्या देखने मिलेगा, वेजिटेटिव सेल के अंदर
2 स्पर्म सेल्स हैं, ठीक है। तो कितनी सेल स्टेज है ये? यस, इट्स अ 3 सेल स्टेज। एक के अंदर 2 सेल्स मौजूद है, राइट। एक बड़ी वेजिटेटिव सेल के अंदर 2 छोटी छोटी स्पर्म सेल्स हैं। दैट मीन्स नाउ इट इज अ 3 सेल स्टेज। तो स्पर्म सेल फॉर्मेशन हो गया, तो यहाँ ये हो गया 3 सेल स्टेज, ठीक है। 3 सेल स्टेज आपको देखने मिलेगा। तो अब वो जो 40% जो पोलन ग्रेन्स बचे थे शेड होने के लिए, वो 40% जो है यहाँ पर शेड होंगे 3 सेल स्टेज में। 40% पोलन ग्रेन्स यहाँ इस 3 सेल स्टेज में शेड होंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि 60% जो है पोलन ग्रेन्स वो कौन से स्टेज में शेड होंगे? तो 2 सेल स्टेज में होंगे। उसे हम सेल विद इन अ सेल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। व्हाट अबाउट दोस 40%? सो वो 40% जो है पोलन ग्रेन्स वो शेड होंगे कहाँ? 3 सेल स्टेज में। यस, जब जेनरेटिव सेल माइटोसिस करके 2 स्पर्म सेल्स में डिवाइड हो चुकी होगी। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है, अब चूंकि हम दो ये जो है जेनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल पढ़ ही रहे हैं, तो हम इसके जो है इसके डिफरेंस को भी एक बार देख लेते हैं। क्या डिफरेंस है? आपको क्या डिफरेंस देखने मिल रहा है यहाँ पर इस डायग्राम को देखकर? जेनरेटिव सेल बिगर है, आई मीन वेजिटेटिव सेल बिगर है साइज में, तो यहाँ पर हम वेजिटेटिव सेल का सेगमेंट बना लेते हैं। वेजिटेटिव सेल, यहाँ पर जेनरेटिव सेल, ठीक है। अब वेजिटेटिव सेल क्या है? वेजिटेटिव सेल साइज में बड़ी है, बिगर इन साइज, ठीक है। ये कैसी है साइज में? छोटी है थोड़ी, ठीक है, स्मॉलर इन साइज, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट डिफरेंस क्या देखने मिल रहा है? इसका न्यूक्लियस देखिए, कैसा न्यूक्लियस है? इरेगुलर शेप। इसका न्यूक्लियस कैसा है? स्पिंडल शेप। तो न्यूक्लियस किस शेप का है? वेजिटेटिव सेल का। यस, वेजिटेटिव सेल का है इरेगुलर शेप, ठीक है। जेनरेटिव सेल का कैसा है? स्पिंडल शेप, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग क्या है? नेक्स्ट थिंग है दैट मीन्स इसमें जो है डेंस साइटोप्लाज्म देखने मिलेगा आपको जेनरेटिव सेल में, ठीक है। डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है। बट एक जो चीज है वेरी यूनिक चीज विच इज देयर इन वेजिटेटिव सेल, जो कि है क्योंकि ये बड़ी है साइज में, है ना, तो ये क्या करती है? फूड स्टोरेज का भी काम करती है, जो कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये फूड स्टोरेज का काम करती है, ठीक है। तो ये हुआ डिफरेंस की बात। और दूसरा डिफरेंस आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं अबाउट द जेनरेटिव सेल, विच इज क्या होता है? जेनरेटिव सेल जो कि बहुत छोटी होती है, तो 2 सेल स्टेज में ये बेसिकली फ्लोट होती है इनसाइड द वेजिटेटिव सेल। तो क्या लिखूंगी? जेनरेटिव सेल फ्लोट्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ, साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो फ्लोट करेगी, इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ यस वेजिटेटिव सेल, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस अबाउट द वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। तो हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया। अब हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपको नोट करना है, आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं रब करने वाली हूँ। ठीक है, तो हमने माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन तो देख लिया है ना। तो अब हम क्यों ना पोलन ग्रेन्स के बारे में ही जान लेते हैं ना, कैसे होते हैं, क्या कैसे दिखते हैं ना, सब कुछ उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो पोलन ग्रेन बेसिकली क्या होते हैं? ये मेल गैमीटोफाइट होते हैं। मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था स्टेमन, उससे प्रोड्यूस होने वाले मेल गैमीट होते हैं, मेल गैमीटोफाइट होते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास जाकर फर्टिलाइजेशन करने वाले हैं। वहीं पर ही सीड का फॉर्मेशन होने वाला है ना। तो जैसे देखो मैं आपको बताऊं, इट्स अ फनी वे टू से, बट या देखो शादी में जैसे कि जो दूल्हे का रोल होता है ना, वही यहाँ पर पोलन ग्रेन का रोल है। दैट मीन्स यहाँ पर पोलन ग्रेन आ रहा है फीमेल के पास, यू नो दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो इट हैज टू ट्रेवल, फीमेल नहीं जाएगी, है ना, जैसे बारात आती है वैसे ही यहाँ पर पोलन ग्रेन को जाना पड़ेगा फीमेल के पास, ठीक है। दैट मीन्स अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास, आई मीन दैट पिस्टल, ठीक है। तो यहाँ पर पोलन ग्रेन वही रोल प्ले कर रहा है दूल्हे के जैसा, है ना। तो अब आपके लिए इजी होगा समझने के लिए।
जो हम पोलिनेशन में पढ़ने वाले हैं बेसिकली कि क्या कैसे पूरा प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम पोलन ग्रेन को जान लेते हैं, पोलन ग्रेन क्या होता है। सो पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट होता है, मेल गैमेट है जो कि हमारे स्टेमन में प्रोड्यूस हो रहा है, मेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेट आप कुछ भी कह सकते हैं। तो देखो अब कैसा दिखता है, इट इज ऑफ येलो कलर, है ना, पीले कलर का होगा और पाउडरी होगा, पाउडरी सब्सटेंस यू विल सी ऑन द एंथर। अगर आप एंथर को ऐसे से रब करके देखोगे यू विल सी अ पाउडरी सब्सटेंस जो कि आपके हाथ में आएगा, विच इज व्हाट, विच इज पोलन ओनली, राइट। सो इट इज येलो कलर्ड पाउडरी थिंग कहाँ होगी, प्रेजेंट एट द एंथर, ओके। और लिख सकते हैं और आप, ठीक है कोई बात नहीं। सो येलो कलर पाउडरी थिंग आपको देखने मिलेगी एंथर के ऊपर, वो क्या है, वही पोलन ग्रेन है, ठीक है। अब देखो पोलन ग्रेन जो है वो अलग अलग शेप्स में भी देखने मिलता है, ठीक है, बट बेसिकली जो उसका स्ट्रक्चर होता है जो है शेप और स्ट्रक्चर वो स्फेरिकल होता है मोस्ट कॉमनली, है ना। तो डिफरेंट शेप्स में भी देखने मिलता है, डिफरेंट शेप्स, बट मोस्ट कॉमनली जो है कौन सा शेप होता है, स्फेरिकल शेप, यस, मोस्ट कॉमनली स्फेरिकल शेप का होता है। इसका साइज क्या होता है, ये बहुत टाइनी होता है, बहुत छोटा होता है ना। तो ये तो बाहर की स्ट्रक्चर हो गई, इसकी टाइनी होता है। तो और कितना साइज होता है इसका, 25 to 50 mm इन डायमीटर, है ना, माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो सोचो कितना छोटा होगा ये, 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ये इसका साइज है, ठीक है। बहुत ही टाइनी स्फेरिकल शेप का येलो कलर का 25 से 50 mm इन डायमीटर, ये है स्ट्रक्चर हमारे पोलन का, ठीक है। ये तो पर बाहर से देखने में आपको पता चल गया है ना, बाहर से आप देख लोगे कि आपको देखने मिलेगा मेल गैमेटोफाइट है, येलो कलर है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में होगा, स्फेरिकल आपको बेसिकली देखने मिलेगा ये, और टाइनी होगा, ये सब बाहर की चीज है। तो अब हम इसकी इंटरनल फिजियोलॉजी देखते हैं ना, अंदर से ये कैसा होता है। तो मैं इसे रब कर रही हूँ। तो देखो जैसे पोलन है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी को जाना है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास, फर्टिलाइजेशन करनी है। तो भाई ये इंपॉर्टेंट है तो इसकी प्रोटेक्शन करना भी बहुत जरूरी है ना। तो प्रोटेक्शन होने के लिए इसके बाहर 2 लेयर्स मौजूद होती है, विच इज 2 लेयर्स। 2 लेयर्स कौन सी होती हैं, 2 लेयर मौजूद होंगी प्रोटेक्शन के लिए। सबसे बाहर वाली लेयर होती है एक्साइन, ठीक है, इनर लेयर होती है इंटाइन। एक्साइन आउटर लेयर होती है और इंटाइन कैसी होती है, इनर लेयर, ठीक। अब देखोगे आप, ये जो देखो क्या होता है, जैसे आपका घर है, आपके घर में सबसे बाहर वाला दरवाजा कैसा होता है, काफी ज्यादा हार्ड होता है। आपके बेडरूम के दरवाजे से काफी अलग होता है ना, अलग टाइप के सब्सटेंस से बना होता है और मतलब काफी सॉलिड होता है प्रोटेक्शन के लिए, है ना। बट जो कि इंटाइन है, दैट मीन्स हम को रिलेट कर सकते हैं विद द बेडरूम्स डोर। सो बेडरूम डोर कैसा होता है, थोड़ा सा थिन होता है ना, और इतना ज्यादा मतलब स्ट्रांग नहीं होता जितना बाहर का मेन गेट होता है ना। तो सेम गोज विद पोलन ग्रेन हियर, पोलन ग्रेन की जो आउटर लेयर होती है एक्साइन, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, हार्ड होती है कंपेयर टू दिस इंटाइन, ठीक है। तो एक बार इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम इसके एक्साइन और इंटाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। रफ एक पोलन का डायग्राम है, तो क्या है, बाहर की जो स्ट्रक्चर है आपको देखने मिलेगी वो जो एक्साइन है ना, आउटर लेयर होगी। सो आउटर लेयर एक्साइन के बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, मैं इंटाइन को रख कर। तो क्या देखने मिलेगा आपको यहाँ, एज इट इज अ आउटर लेयर, ठीक है, हार्ड होती है ये और क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है, यस, डू प्रोटेक्शन, डज द प्रोटेक्शन वर्क। सो यहाँ पर प्रोटेक्शन कर रही है, तो ये किस चीज की बनी है जो कि ये वेरी हार्ड है ना। तो ये हार्ड इसलिए है बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, ठीक है, स्पोरोपोलिनिन। अब स्पोरोपोलिनिन क्या है, स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा सब्सटेंस है फ्रॉम विच दिस आउटर लेयर इज मेड आउट ऑफ। इस स्पोरोपोलिनिन को डिस्ट्रक्ट करने वाला और तोड़ने वाला कोई भी एंजाइम आज तक पैदा नहीं हुआ,
सो अगर ये स्पोरोपोलिन की बनी हुई है विच इज हाईली रेजिस्टेंट, ओके, इट इज वेरी हाईली रेजिस्टेंट, ठीक है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि देखो स्पोरोपोलिन इतना ज़्यादा हाईली रेजिस्टेंट है, दैट मीन्स कोई भी उसको एंजाइम जो है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो पोलिन कैसे बाहर आएंगे, है ना, क्योंकि अगर बाहर से कुछ अंदर नहीं आ पा रहा तो अंदर से भी बाहर नहीं जा पाएगा, तो पोलन ग्रेन बाहर रिलीज कैसे होंगे। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो स्पोरोपोलिन है ये कुछ पॉइंट्स पर एब्सेंट होती है, दैट मीन्स कहीं जो दरवाजे से अगर हम रिलेट करें तो कहीं कहीं दरवाजा का एब्सेंस होता है, दैट मीन्स कहीं पर आपको खाली स्पेस देखने मिलेगी, तो यहाँ है ना चोर आ जा सकते हैं वहां से, तो दैट्स द सेम वे जो पोलन है वहां से रिलीज होगा। जैसे यहाँ पर एब्सेंट है ना, यहाँ पर एब्सेंट है, तो क्या होगा वहां पर उस जो जगह को बोलेंगे जहाँ पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट है उसको क्या बोलेंगे, जर्म पोर्स, यस वी विल कॉल इट जर्म पोर्स, जर्म पोर्स किसे बोलते हैं, where sporopollen is absent, जहां स्पोरोपोलिन एब्सेंट हो जाएगा, जहां जहां जो जिस जिस जगह पे उस जगह पर उस जगह को बोले बेसिकली वहां पर फॉर्मेशन हो रहा है, बेसिकली किसका, जर्म पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज हम समझ गए, आउटर लेयर है, हार्ड है, प्रोटेक्शन करती है क्योंकि स्पोरोपोलिन की बनी होती है विच इज हाईली रेजिस्टेंट सब्सटेंस, ऑल्सो इसे डिस्ट्रॉय करने वाला कोई भी एंजाइम नहीं है, तो पोलन ग्रेन को बाहर आने के लिए यहाँ पर क्या होता है, कहीं कहीं कुछ पॉइंट्स पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है जहाँ पर फॉर्मेशन होता है जर्म पोर्स का, है ना, उस मतलब पोर्शन को बेसिकली बोलते हैं जर्म पोर्स। तो जर्म पोर्स क्या करते हैं, वो जो एरिया जहाँ स्पोरोपोलिन नहीं है, तो जर्म पोर्स फॉर्म करते हैं, क्रिएट करते हैं पोलन ट्यूब को, ठीक है। व्हाट इज दैट पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब एक्चुअली कैसी ट्यूब एक फॉर्मेशन करते क्रिएट करते हैं जहाँ से पोलन्स जो अंदर हैं वो बाहर आएंगे, इजी, तो यही प्रोसेस है जहाँ से पोलन बाहर आ रहे हैं, है ना, तो प्रोटेक्शन भी हो रही है और पोलन बाहर भी आ रहे हैं, ठीक है। तो चोर अंदर भी नहीं जा सकते और हम बाहर भी जा सकते हैं, ये ऐसी चीज हो गई है ना। तो आप इसे रियल लाइफ से रिलेट करो, आपको पूरी प्रोसेस समझ आई। तो पोलन ग्रेन्स पोलन ट्यूब से बाहर आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जर्म पोर्स क्रिएट व्हाट, क्रिएट पोलन ट्यूब्स, पोलन ट्यूब से क्या हो रहा है, पोलन ट्यूब से पोलन ग्रेन्स बाहर निकल के आते हैं, ठीक है, समझ आ गया, एक्साइन आउटर लेयर, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं इंटाइन के बारे में। तो देखो इंटाइन में कुछ नहीं है समझने के लिए, हाँ कुछ भी नहीं है, इंटाइन जो है इनर लेयर होती है, थोड़ी थिन होती है बस, जैसे कि हमारा बेडरूम का दरवाजा मान लो, तो बेसिकली बाहर वाले बड़े दरवाजे से छोटा होता है ना, तो इंटाइन छोटा नहीं बोलेंगे, थोड़ा थिन बोलेंगे, है ना, छोटा भी होता है बट यहाँ पर एक्चुअली थिन है वो, है ना, पतला है थोड़ा, इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि बाहर ऑलरेडी है उसके पास प्रोटेक्शन के लिए, तो अंदर भी वो प्रोटेक्ट करेगा बट वो थोड़ा सा पतला होगा। सो इंटाइन इज द इनर लेयर एंड इट इज थिन, एंड वो क्या थी, एक्साइन थिक थी, हार्ड थी, ये थिन लेयर। ऑल्सो आपको देखने मिलेगा ये किस चीज की बनी है, एक्साइन, तो हमारी स्पोरोपोलिन की बनी थी, है ना, हम याद करेंगे, हमें ये चीज रिमेम्बर रखनी है कि ना कि वो किस चीज की बनी हुई है, वो बनी थी स्पोरोपोलिन की। ये किसकी बनी है, इंटाइन, इंटाइन इज मेड आउट ऑफ यस सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, ये बनी होती है सेल्यूलोज और पैक्टिन की, ठीक है। तो ये तो रहे दोनों लेयर्स के बारे में डिस्कशन कर लिया हमने, कैसे पोलन ग्रेन को ये जो एक्साइन है और इंटाइन है प्रोटेक्ट करेंगे। मैक्सिमम प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, यस एक्साइन प्रोवाइड कर रही है, व्हाई, बिकॉज इट इज मेड आउट ऑफ स्पोरोपोलिन, यस व्हिच इज हाईली रेजिस्टेंट सब्सटेंस, ठीक है। एंड इंटाइन इज आल्सो डूइंग प्रोटेक्शन बट कंपैरेटिवली वो थोड़ा लेस प्रोटेक्शन कर रही है, सो बिकॉज इट इज मेड आउट ऑफ थिन लेयर व्हिच इज सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, ठीक है, ठीक है। तो हमने ये इसकी जो लेयर है वो भी डिस्कस कर ली। अब हम थोड़ा प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं कि पोलन ग्रेन जो है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है ना, तो वो देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम पोलन ग्रेन्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं, है ना।
क्या प्रॉपर्टीज देखने मिलती है। तो देखो पोलन ग्रेन जो है काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, द रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो इसी वजह से ये जो है दे आर यूज्ड बाय एथलीट्स, एथलीट्स इसे यूज करते हैं टू इंक्रीज द स्टैमिना, है ना। तो ये न्यूट्रिएंट्स में रिच भी होते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग इज ये जो है मार्केट में पोलन टैबलेट्स के फॉर्म में भी मिलते हैं, है ना, विच इज यूज्ड बाय एन एथलीट्स ऑल्सो। एंड जिसे भी यूज करना होता है ना, बेसिकली एथलीट्स ही नहीं यूज करते हैं फॉर इंक्रीजिंग द स्टैमिना एंड पावर, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट थिंग इज ये एलर्जी भी कॉज करते हैं। देखो आपने देखा होगा कई लोगों को जो है ना पोलन से एलर्जी होती है। अगर वो किसी फ्लावर के कांटेक्ट में आते हैं तो सडनली स्नीज करने लग जाते हैं, छींकें आने लगती हैं या फिर जुकाम हो जाता है। व्हाई? बिकॉज दे हैव पोलन एलर्जी। सो पोलन कॉजेज द पोलन एलर्जी एज वेल। एंड द नेक्स्ट थिंग इज इट कॉजेज द रेस्पिरेटरी डिसीजेज एज वेल। आप देखोगे कि इफ अ पर्सन इज इट्स वेरी रेयर बट या इट हैपेंस कि जो भी बंदा है वो अगर he or she is coming in contact with too many flowers or living where there are too many flowers, so after some time you will see that they got respiratory disorders, right? Respiratory diseases, respiratory disorders because of lack of oxygen they are getting, और उन्हें जो है सांस लेने में दिक्कत होती है। so that is also caused by pollen, ठीक है। तो ये रही कुछ प्रॉपर्टीज अबाउट पोलन ग्रेन्स। तो हमने पोलन ग्रेन्स को भी डिस्कस कर लिया है। सो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। देखो पोलन ग्रेन है, फॉर्मेशन हो चुका है एंथर से, एंड हमने उसकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर ली हैं। तो देखो अब जो है इसके शेडिंग होने का प्रोसेस आ गया। दैट मीन्स नाउ पोलन विल शेड, एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट कैसे 60% ऑफ द पोलन वर शेडिंग एट 2 सेल स्टेज, क्योंकि जो 40% जो बाकी बचे थे दे वर शेडिंग एट 3 सेल स्टेज, करेक्ट। तो ये जो शेड हो रहे हैं दैट मीन्स हाउ, कैसे हो रहे हैं ये शेड। तो क्या होता है, ड्यू टू एनी काइंड ऑफ एजेंट, लेट्स से विंड और because of any insects like butterflies or bees, इनकी वजह से ये जो है ट्रांसफर हो रहे हैं टू द फीमेल पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो स्टिग्मा जो है विल डिस्कस दैट व्हेन वी मूव ऑन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कि क्या स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है। बस मैं आपको इतना बता रही हूँ कि कैसे पोलन ग्रेन जो है सबसे पहले स्टिग्मा के कांटेक्ट में आता है, देन उसके अंदर जाता है, दैट मीन्स अ स्टाइल दैट इज लॉन्ग स्टॉक, एंड देन ओवरी के पास पहुंचता है जहां पर वो फर्टिलाइज करता है विद द फीमेल एग एंड देन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एग, आई मीन या सीड। तो सीड का फॉर्मेशन करता है। तो सीड का फॉर्मेशन हो गया, दैट मीन्स दिस ओव्यूल इज बेसिकली कन्वर्टिंग इनटू सीड। तो फिर ये ओवरी का बना फ्रूट। तो फ्रूट बना ओवरी, एंड जो सीड था वो बना किसकी वजह से, ओव्यूल की वजह से। तो बेसिकली जो आप खा रहे हो फ्रूट वो क्या है, दैट इज ओवरी ऑफ द फ्लावर, करेक्ट, इट्स ओवरी। एंड जो उसके बीज हैं, जो सीड्स हैं वो क्या है, वो ओव्यूल्स है ना। तो फर्टिलाइजेशन के बाद वो सीड बन गया, ठीक है। और बाहर का जो ओवरी था ओव्यूल सीड बन गया, और जो बाहर का था ओवरी वो बन गया फ्रूट, राइट, फ्लैशी हो गया थोड़ा, ठीक है। तो ये हो गया उसकी शेडिंग के बारे में। हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में और जब हम धीरे धीरे फीमेल पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो ये हमारा हो गया शेडिंग ऑफ द पोलन ग्रेन्स। एक इंटरेस्टिंग चीज और है जो कि है पोलन ग्रेन के बारे में, वो क्या है, ये जो पोलन ग्रेन है इनको स्टोर किया जा सकता है फॉर मेनी ईयर्स, ठीक है। कैसे? बिकॉज दे कैन बी स्टोर्ड इन अ लिक्विड नाइट्रोजन एट -96 डिग्री सेल्सियस, ओके, -96 डिग्री सेल्सियस। सो इसको लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रखते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन एट व्हाट टेम्परेचर, -196 डिग्री सेल्सियस, यस। तो ये इस टेम्परेचर में इस लिक्विड में स्टोर करके रखे जा सकते हैं और ये काफ़ी समय तक स्टोर रहते हैं। और ऑफ कोर्स इसके पास आउटर लेयर जो है ही एक्साइन व्हिच इज मेड आउट ऑफ स्पोरोपोलिन, तो उसकी वजह से भी ये काफ़ी सालों साल तक प्रोटेक्ट रहते हैं, है ना, क्योंकि वो उसकी प्रोटेक्शन कर रही है। ऑल्सो हम इसे लिक्विड नाइट्रोजन में तो रख ही रहे हैं, तो ये उसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया अबाउट पोलन ग्रेन्स। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ विच इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल पार्ट विच इज पिस्टल, है ना। मेल पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, द स्टेमन, उसके एंथर वगैरह सब देख लिया, पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन देख लिया। अब हम मूव कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर जो कि है पिस्टल, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पिस्टल। सो अब हम स्टार्ट करते हैं पिस्टल। तो देखो पिस्टल जो होता है, अब आप सोचोगे जो मैंने फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाया था उसमें मैंने कई सारे जो है स्टेमन बनाए थे और एक बीच में पिस्टल बनाया था। क्या ऐसा ही होता है सारे फ्लावर्स में? नहीं, पिस्टल जो है एक भी हो सकता है एंड मोर देन वन भी हो सकता है, ठीक है। अगर पिस्टल एक है
तो उसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे मोनोकार्पिलरी, ठीक है। एंड अगर पिस्टल मोर देन वन है तो क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पिलरी। ये टर्मिनोलॉजी हम जो है हमेशा याद रखेंगे। तो क्या है पहली टर्मिनोलॉजी, लेट्स स्टार्ट, पिस्टल, पिस्टल, ठीक है, जिसमें पहला जो है हमने पढ़ा मोनोकार्पिलरी, मोनोकार्पिलरी। क्या होता है मोनोकार्पिलरी, जहां पर आपको सिंगल पिस्टल देखने मिलती है ना, सिंगल पिस्टल। मोनो से ही समझ जाओ, मोनो दैट मीन्स सिंगल, एंड सेकंड इज मल्टी कार्पिलरी। मल्टी मतलब कई सारी, मल्टी कार्पिलरी जहां पर क्या होगा, मोर देन वन पिस्टल होगा, मोर देन वन पिस्टल, ठीक है, मोर देन वन पिस्टल है। अब देखो ये जो मोनोकार्पिलरी है, जहां मतलब सिंगल सिंगल पिस्टल है, उसका एक एग्जांपल क्या है, उसके एग्जांपल्स हो गए मैंगो एंड एवोकाडो। ओके वेट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रूट ऑफ अ मैंगो, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लावर ऑफ अ मैंगो एंड एवोकाडो, राइट, एवोकाडो इज फ्लावर, ठीक है। तो फ्रूट से मत कोरिलेट कर लेना क्योंकि उसमें एक ही होता है। सो सिंगल पिस्टल दैट मीन्स एग्जांपल इज मैंगो का फ्लावर, मैंगो का फ्लावर एंड एवोकाडो का फ्लावर ना, ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। ऑल्सो आप अगर मल्टी कार्पिलरी में देखोगे, मोर देन वन पिस्टल जहां पर प्रेजेंट होती है, उसके क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे, स्ट्रॉबेरी उसका एग्जाम्पल हो जाएगा ट्यूलिप उसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ट्यूलिप और स्ट्रॉबेरी के फ्लावर्स, स्ट्रॉबेरी का फ्लावर, ट्यूलिप का फ्लावर, यहाँ पर आपको देखने मिलेगा एक से ज्यादा पिस्टल है फ्लावर में, ठीक है। तो ये हो गया मोनोकार्पिलरी एंड मल्टी कार्पिलरी, ठीक है। टर्मिनोलॉजी भी रिमेंबर रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में काफी ज्यादा टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये जो मल्टी कार्पिलरी है, हमने देखा एक से ज्यादा पिस्टल है। अब देखो दो कंडीशन हो सकती है, ये जो पिस्टल है वो आपस में सिंक भी हो सकती है, दैट मीन्स अटैच्ड विद ईच अदर, जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। और दूसरी चीज भी हो सकती है, दैट मीन्स ये पिस्टल आपस में अलग जुड़ी नहीं है, अलग अलग है। तो क्या बोलेंगे, दे आर आइदर सिनकार्पस और दे आर एपोकार्पस। व्हाट इज दिस सिनकार्पस, अब देखो सिंक, सिंक मतलब क्या, आपस में जुड़ी हुई, दैट मीन्स फ्यूज्ड, फ्यूज्ड का फ्यूज्ड पिस्टल। और एपोकार्पस में फ्री, बिल्कुल फ्री है, कोई किसी के साथ टच नहीं, फ्री पिस्टल, ठीक है। तो ये सिनकार्पस हो गया, ये एपोकार्पस। तो ये हो गया पार्ट किसके, मल्टी कार्पिलरी के, कैसे आपस में फ्यूज्ड है और फ्री है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया, एक बेसिक देख लिया हमने पिस्टल के बारे में, है ना, इंट्रो ले लिया। अब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, कैसा पिस्टल दिखता है, क्या क्या उसके पार्ट्स हैं। तो इतना तो बेसिक आपको पता ही होगा, जो मैंने शुरू में ही बता दिया था जब मैं फ्लावर का स्ट्रक्चर बता रही थी, कि ये है फीमेल पार्ट विच इज पिस्टल, और उसके अंदर तीन पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड देन ओवरी। मैं एक बार उसका स्ट्रक्चर भी बना देती हूँ और फिर हम उसको डिस्कस भी कर लेते हैं, है ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो पिस्टल के स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं, तो पिस्टल का स्ट्रक्चर तीन पार्ट्स में डिवाइड है। कौन से तीन पार्ट्स हैं, स्टिग्मा जो सबसे आउटर है, देन स्टाइल, देन कम्स ओवरी, ठीक है। तो ये कैसा दिखेगा, बेसिकली देखो मैं काफी रफ स्ट्रक्चर बनाती हूँ, बट हाँ समझने के लिए ठीक है। ये स्टिग्मा है, यहाँ पर रहा इसका स्टाइल कुछ ऐसा, लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होगा, एंड देन कम्स द ओवरी विच इज लाइक थोड़ा ओवल शेप का स्ट्रक्चर है, थोड़ा बल्ज्ड आउट बेसल पोर्शन पे आपको देखने मिलेगा, ये है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ आ रहा है, वो यहाँ शेड हो रहा है, यहाँ शेड हो जाते हैं स्टिग्मा, ठीक है। देन वो अंदर जाते हैं स्टाइल पे, एंड देन वो ओवरी के पास रीच करते हैं, वहां पर फॉर्मेशन करते हैं सीड का, ठीक है। तो स्टिग्मा क्या है, इट्स द एक्सपोज्ड पोर्शन, आउटर, सबसे पहला पोर्शन है, सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे सबसे बाहर वाला एक्सपोज्ड पोर्शन है, जहां पर क्या हो रहा है, रिलीज ऑफ पोलन, दैट मीन्स यहाँ पर ही जो है पोलन आके रिलीज हो रहा है ना, शेड हो रहा है यहीं पर आके। तो मैं क्या लिखूंगी, लोकेटेड एट द स्टिग्मा, it is located at the exposed portion,
बाहर के एक्सपोज पोर्शन में बाकी कुछ एक्सपोज नहीं है, ओवरी भी नहीं है, स्टाइल भी नहीं है। दिस इज द स्टिग्मा। एक्सपोज पोर्शन ऑफ पिस्टल, ठीक है। अब इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है इसके बारे में, व्हाट इट एक्ट्स एज, इट एक्चुअली एक्ट्स एज अ रिसेप्टिव सरफेस। ये रिसेप्ट करेगा, मतलब आई मीन ये जो है रिसेप्टिव सरफेस की तरफ काम करेगा, किसके लिए, पोलन ग्रेन के लिए। मीन्स ये रिसीव करेगा, है ना, इट्स रिसेप्टिव सरफेस, तो ये रिसीव करेगा। तो क्या लिखूंगी, इट्स अ रिसेप्टिव सरफेस, एक्ट्स एज एन रिसेप्टिव सरफेस। सरफेस फॉर व्हाट, सरफेस फॉर पोलन ग्रेन्स, यस, क्योंकि यहीं पर आके पोलन ग्रेन जो है रिलीज हो रहे हैं, यही पार्ट रिसीव कर रहा है पोलन ग्रेन को, है ना। जैसे कोई स्टेशन से आ रहा है तो सबसे पहले उसको स्टेशन से लेने कौन जा रहा है ना, वही बात है कि स्टिग्मा जो है सबसे पहले स्वागत कर रहा है। यू नो मैंने जो बताया था, दूल्हे का एग्जाम्पल दिया था, पोलन ग्रेन एक दूल्हे की तरह काम कर रहा है जिसको, है ना, दुल्हन के घर पे आना है। तो यहाँ पर भी सेम चीज हो रही है। ये जो स्टिग्मा है, मान लीजिए ना, स्वागत के लिए है, दूल्हे का स्वागत कर रहे हैं ये स्टिग्मा, आई मीन स्टिग्मा वाला पोर्शन। तो यहीं पर आके ये इट इज एक्टिंग एज अ रिसेप्टिव सरफेस। आप ये रियल लाइफ एग्जाम्पल से आपको रिलेट करके चलो, काफी फनी होगा बट समझने के लिए अच्छा है ना। तो ये स्वागत कर रहे हैं हमारे दूल्हे का, विच इज पोलन ग्रेन। तो ये स्टिग्मा सबसे पहला स्ट्रक्चर हो गया, पहला दूसरा, ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए। अब स्टाइल, स्टाइल क्या है, स्टाइल इज द नेक्स्ट पोर्शन, अगला पार्ट है, ये स्टाइल है। थोड़ा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखोगे, है ना, थोड़ा कोन जैसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। ये कुछ नहीं है, इट्स अ कनेक्टिव लिंक, इसका ज्यादा कोई रोल नहीं है, ये बस पैसेज के लिए है ना, जैसे कि रोड होती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इट्स द सेम थिंग। ये पैसेज के लिए बनाया गया है स्टाइल, जो कि कनेक्टिव लिंक है इस ओवरी के बीच और स्टिग्मा के बीच, है ना। स्टिग्मा और ओवरी के बीच की कनेक्टिव लिंक है जो इन दोनों को जोड़ रही है ना, जहाँ से ये पोलन ग्रेन पास हो रहे हैं। इजी, इतना तो रिमेम्बर हो जाएगा। देन द नेक्स्ट थिंग इज ओवरी। अब हम अच्छे से ओवरी को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो ओवरी स्टार्ट करते हैं। तो देखो ओवरी, ओवरी कैसी दिखती है, अभी मैंने स्ट्रक्चर के में तो दिखाया ही था उसका स्ट्रक्चर बना के। तो देखो ओवरी जो है बेसल पोर्शन है पूरे पिस्टिल का, कार्पिल का, है ना, सबसे नीचे वाला पोर्शन है ओवरी। तो बेसल पोर्शन है जो बेस पर मौजूद है ना, बेसल पोर्शन ऑफ पिस्टिल। ऑल्सो ये बेसल पोर्शन है, तो ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर एक कैविटी मौजूद होगी, ओवेरियन कैविटी। उसको क्या बोलते हैं, उसका एनसीईआरटी में जो वर्ड दिया गया है वो है लोक्यूल, ठीक है। तो ओवेरियन कैविटी मीन्स ओवरी के अंदर की कैविटी, ओवेरियन कैविटी को क्या बोलते हैं हम, लोक्यूल। ओके, ये वर्ड को भी रिमेम्बर करेंगे हम, क्योंकि टर्मिनोलॉजी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स वर्ड आपको देखने मिलेंगे जो आपको याद करने हैं, है ना। तो ओवेरियन कैविटी विच इज लोक्यूल। अब देखो ओवरी के अंदर आपको ओव्यूल देखने मिलेगा, ओव्यूल प्रेजेंट इनसाइड ओवरी। बेसिकली वो ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम। अब बोलोगे ये वर्ड कुछ सुना सुना लग रहा है। यस, वी स्टडीड माइक्रोस्पोरेंजियम, जो एंथर के अंदर मौजूद था, है ना, 4 सेक्स थे, तो उसमें जो हर सेक था वहाँ मेगास्पोरेंजियम देखने मिल रहा था, जहाँ जहाँ से पूरी ना पोलन ग्रेन की शुरुआत हुई। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही स्पोरोजिनस टिश्यू थे, स्पोरोजिनस सेल्स एंड ऑल। तो यस, यहाँ पर फीमेल वाले को बोलेंगे हम मेगास्पोरेंजियम, दैट मीन्स बिगर इन साइज। ये कंपेरेटिवली माइक्रोस्पोरेंजिया से साइज में बड़ा है, दैट्स व्हाई नेम है उसका मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। तो ओव्यूल को ही हम कहते हैं मेगास्पोरेंजियम। तो ये हो गया हमारा ओवरी के बारे में। हमने हमारा क्या क्या पोर्शन कंप्लीट कर दिया है, हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ आ गए हैं, जहाँ पर हमने स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, यहाँ तक हमारा पोर्शन फिनिश कर दिया है। अब बात आती है ओव्यूल की, जहाँ पर सारी कहानी छुपी हुई है, जहाँ पर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, वही आके पोलन ग्रेन आके फर्टिलाइज हो रहा है फीमेल एग के साथ, एंड फर्टिलाइज होके क्या बना रहा है, सीड बना रहा है,
ठीक है। तो ये प्रोसेस सारी की सारी हमारी ओवरी के अंदर हो रही है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेगास्पोरेंजियम के बारे में, राइट। तो मेगास्पोरेंजियम क्या होता है? इट्स ओव्यूल। तो हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। ऑल्सो हम उसके बाद के सारे प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। अब इसके बाद हम वरना लेक्चर ऑब्वियसली कंटिन्यू बड़ा हो जाता है ना, आप लोग कंटिन्यू नहीं करते फिर, है ना। तो इसी वजह से मुझे छोटे छोटे लेक्चर्स बनाने पड़ते हैं, जिससे कि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। तो इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जो 12th क्लास में है, ठीक है। तो आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं। बाय बाय, सी यू सून।